जब भी हम झारखंड का नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? शायद घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खनिजों से भरी जमीन। झारखंड की असली पहचान उसकी आत्मा, उसकी वहां की मिट्टी में बसी कला में है। हाँ, ये सिर्फ सजावट नहीं है। ये त्योहारों, अनुष्ठानों और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। जहां हर रंग एक कहानी कहता है। उनमें सबसे पहला नाम है जादोपटिया का। ये नाम ही अपने आप में बहुत अनोखा है। ये है क्या? कोई आम पेंटिंग तो नहीं लगती? नहीं, ये बिल्कुल आम पेंटिंग नहीं है। जादोपठिया एक तरह की स्क्रोल पेंटिंग है। आप कल्पना कीजिए कि कागज या कपड़े के कई छोटे-छोटे टुकड़ों को सिलकर एक लंबा सा चित्रफलक बनाया जाता है। कितना लंबा? करीब 15 से 20 फीट तक लंबा हो सकता है। 15 से 20 फीट? मतलब ये किसी दीवार पर टांगने के लिए तो नहीं बनाई जाती होगी? नहीं, यही तो इसका असली जादू है। इसे बनाने वाले को संथाली भाषा में जादो कहते हैं, जो असल में एक कथावाचक होता है। कथावाचक? हाँ, वो गांव-गांव जाकर इस स्क्रोल को धीरे-धीरे खोलता है और हर चित्र के साथ जुड़ी कहानी को गीतों और कथाओं के जरिए सुनाता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक पूरा प्रदर्शन है। एक चलती फिरती कहानी की किताब। एकदम सही। अच्छा, तो इन कहानियों का विषय क्या होता है? हमारे सूत्रों के मुताबिक ये संथाल समुदाय के जीवन के बाद के दृश्यों को दिखाती है। ये तो बहुत गहरा विषय है। बहुत गहरा। ये कला संथाल समुदाय की उन मान्यताओं को दर्शाती है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। तो ये एक तरह से सांत्वना देने का काम करती है। जी, ये चित्र शोक संतप्त परिवार को सहारा देने और आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का एक जरूरी हिस्सा होते हैं। इसीलिए इसमें लाल, पीले, भूरे और काले जैसे कुछ ही लेकिन बहुत प्रभावशाली रंगों का इस्तेमाल होता है। क्या बात है! मतलब कला सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और मुश्किल समय में सहारा देने का भी काम करती है। बिल्कुल। चलिए अब इन घूमते फिरते स्क्रॉल से दीवारों पर बनी कला की ओर चलते हैं। अगला नाम है सोहराय। मैंने सुना है कि ये किसी त्योहार से जुड़ी है। हाँ, ये फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाले सोहराय पर्व का एक अहम हिस्सा है। जब मानसून के बाद घरों की नई मिट्टी से लिपाई पुताई होती है, तब महिलाएं उस गीली दीवार को ही अपना कैनवस बना लेती हैं। मतलब कोई ब्रश या रंग का इस्तेमाल नहीं होता? ज्यादातर नहीं, वे अपनी उंगलियों या कभी-कभी टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करके दीवारों पर खूबसूरत आकृतियां उकेरती हैं। तो इसका मतलब ये कला हर साल नहीं बनाई जाती है, पुरानी मिट जाती है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। ये जीवन के चक्र का प्रतीक है। हर साल पुरानी कला प्रकृति में मिल जाती है और नई कला का जन्म होता है। इन चित्रों में क्या खास होता है? इनमें आपको मुख्य रूप से कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलेगा, जिन्हें पशुओं का देवता माना जाता है। यह प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दिखाता है। और ये कला कहाँ ज्यादा देखने को मिलती है? हजारीबाग जिले में तो यह कला घर-घर में देखने को मिलती है। बहुत प्रसिद्ध है वहाँ। दीवारों पर की जाने वाली एक और कला का जिक्र है कोहबर। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। गुफा में विवाहित जोड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। ये कला खास तौर पर शादी ब्याह के मौके पर बनाई जाती है। अच्छा। जब दुल्हन अपने पति के घर आती है, तो विवाहित महिलाएं मिलकर घर के उस कमरे को सजाती हैं जहां नवविवाहित जोड़ा रहता है। कोहबर उसी कमरे का प्रतीक है। तो दीवारों पर ही पूरी गृहस्थी और खुशहाली का आशीर्वाद उकेर दिया जाता है, जैसे फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे। एकदम सही। ये उनके वैवाहिक जीवन की पवित्रता, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ये किसी खास जनजाति में ज्यादा प्रचलित है? हाँ, बिरहोर जनजाति में ये कला बहुत प्रचलित है और इसमें सिक्की देवी का चित्रण खास तौर पर मिलता है, जिन्हें प्रजनन और समृद्धि की देवी माना जाता है। ये सब अद्भुत है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। क्या ये कलाएं सिर्फ अपने गांवों और समुदायों तक ही सीमित है या इन्हें बाहर की दुनिया में भी कोई पहचान मिली है? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सालों तक ये कलाएं स्थानीय पहचान तक ही सीमित थी, लेकिन साल 2020 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। क्या हुआ था? झारखंड की सोहराय और कोहबर दोनों ही चित्रकलाओं को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आम इंसान के लिए इसका मतलब क्या है? किसी कला को जीआई टैग मिलने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, जीआई टैग एक तरह की मोहर है जो ये पक्का करती है कि ये कला किसी खास भौगोलिक क्षेत्र की है और इसकी अपनी एक अलग पहचान और गुणवत्ता है। अच्छा। और ये झारखंड को किसी भी श्रेणी में मिलने वाला पहला जीआई टैग था। पहला? वाकई? जी। इससे इन कलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आधिकारिक पहचान मिलती है।
अब कोई और कहीं और बनी पेंटिंग को सोहराय या कोहबर के नाम से नहीं बेच सकता। इससे तो कलाकारों को भी बहुत फायदा होता होगा। बिल्कुल, उन्हें बेहतर दाम मिलता है और उनकी कला का संरक्षण भी होता है। इसने स्थानीय कला को एक वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है। ये तो वाकई एक मील का पत्थर है। अच्छा, इन दोनों के अलावा भी कुछ और चित्रकलाओं के नाम हैं, जैसे पैतकर चित्रकला। हाँ, पैतकर। ये भी स्क्रॉल पेंटिंग है और इसे भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकलाओं में से एक माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि जादू पटिया की तरह इसका विषय भी जीवन के बाद की घटनाएं हैं। ये एक दिलचस्प पैटर्न है। बिल्कुल, इन समुदायों के लिए जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा हैं, कोई अंत नहीं। ये पेंटिंग सिर्फ कला नहीं बल्कि शोक और याद करने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। और फिर गोंजू चित्रकला का भी जिक्र है, जिसमें पशुओं और वनस्पतियों की तस्वीरें हैं। हाँ, ये कला संकटग्रस्त जानवरों से जुड़े रीति रिवाजों को दर्शाती है। और एक है राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला, जिसमें धातु के धागों का इस्तेमाल होता है। मतलब विविधता की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर समुदाय, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग शैली है, अपनी एक अलग कहानी है। चलिए अब अपनी दूसरी गैलरी यानी शिल्प कला की तरफ चलते हैं। जरूर। और शिल्प कला की बात हो तो शुरुआत डोकरा कला से ही करनी होगी। हाँ, मैंने इसका नाम सुना है। ये धातु की मूर्तियां बनाने की कोई कला है ना? जी। लेकिन ये इतनी खास क्यों है? इसकी तकनीक ही इसे खास बनाती है। इसे लुप्त मोम यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनाया जाता है। लॉस्ट वैक्स। हाँ। ये एक बहुत जटिल और प्राचीन प्रक्रिया है। कारीगर पहले मोम से एक मूर्ति बनाते हैं, पूरी डिटेलिंग के साथ। ठीक है। फिर उस पर मिट्टी की कई परतें चढ़ाकर उसे धूप में सुखाते हैं। फिर क्या होता है? उस मिट्टी के खोल में धातु कैसे जाती है? यहीं पर जादू होता है। उस मिट्टी के खोल को गर्म किया जाता है। गर्मी से अंदर की मोम पिघलकर बाहर निकल जाती है और अंदर एक खोखली जगह बन जाती है, जो हूबहू मोम की मूर्ति जैसी होती होगी। एकदम। फिर उस खाली जगह में पिघली हुई धातु, जो तांबा, जस्ता और रांगा का मिश्रण होती है, भर दी जाती है। और फिर जब धातु ठंडी होकर जम जाती है तो मिट्टी के खोल को सावधानी से तोड़कर मूर्ति बाहर निकाल ली जाती है। अरे वाह! मतलब हर मूर्ति को बनाने के लिए उसका सांचा तोड़ना पड़ता है। जी। इसका मतलब डोकरा की हर कलाकृति अपने आप में अनोखी होती है, उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं बन सकती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है वो है इसका ऐतिहासिक जुड़ाव। ऐतिहासिक जुड़ाव कैसा? पुरातत्वविदों का मानना है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति, जिसे हम सबने इतिहास की किताबों में देखा है, वो भी इसी लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई थी। एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि जो कला आज हजारीबाग या दुमका के गांवों में जिंदा है, उसकी जड़ें 4-5 हजार साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हो सकती हैं? जी हाँ। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कला परंपरा कितनी पुरानी और अटूट है। ये सिर्फ एक शिल्प नहीं बल्कि इतिहास का एक जीवंत टुकड़ा है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। डोकरा के अलावा और कौन-कौन से शिल्प हैं जो झारखंड की पहचान है? मुखौटा शिल्प का जिक्र है। हाँ, मुखौटा शिल्प। इसका विकास खासतौर पर सरायकेला खरसावां क्षेत्र में प्रसिद्ध छऊ नृत्य के लिए हुआ। अच्छा, छाऊ नृत्य के लिए। जी। ये मुखौटे सिर्फ चेहरे को नहीं ढकते बल्कि पात्र के पूरे चरित्र, उसके भावों को, चाहे वो वीरता हो, क्रोध हो या करुणा, उसे जीवंत कर देते हैं। इन्हें बनाने वाले शिल्पकारों को समाज में बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार जैसे उपनामों से जाना जाता है। और फिर कुछ ऐसी कलाएं भी हैं जो पूरी तरह से प्रकृति से मिली चीजों पर आधारित हैं, जैसे कांसे घास शिल्प। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे आदिवासी समुदाय अपने आसपास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का कितनी खूबसूरती और समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। ये कांसी घास क्या है? संथाल परगना में मुंज नाम की एक खास घास होती है। उसी घास का प्रयोग करके लोग कटोरे, खिलौने, डिब्बे और कई दूसरी उपयोगी और सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। ये तो सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण हुआ। एकदम। जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है, वो उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। और इस सूची में आखिरी है बांस शिल्प। बांस तो झारखंड के जीवन का एक अहम हिस्सा है ही। बहुत अहम। और महली जनजाति को बांस शिल्प में महारत हासिल है। उन्हें सखल कार्तिगर यानी कुशल कारीगर भी कहा जाता है। वो क्या क्या बनाते हैं? वो बांस से सिर्फ टोकरियां ही नहीं बल्कि फर्नीचर, घर की सजावट का सामान और बहुत कुछ बनाते हैं। उनकी बनाई एक खास तरह की टोकरी धोटोम कहलाती है।
तो ये दिखाता है कि कैसे कोई एक खास शिल्प किसी एक पूरे समुदाय की पहचान और उनकी आजीविका का आधार बन जाता है। तो आज हमने झारखंड की कला की दुनिया की एक शानदार यात्रा की है। जी, जादू पटिया के उन स्क्रॉल से जो परलोक की कहानियां सुनाते हैं, सोहराय और कोहबर के उन रंगों तक जो दीवारों पर जीवन का उत्सव मनाते हैं, और फिर डोकरा की उस धातु कला तक जिसकी गूंज हमें मोहनजोदड़ो में भी सुनाई देती है। ये वाकई एक अद्भुत यात्रा रही। हर कलाकृति के पीछे एक कहानी है, एक परंपरा है और पीढ़ियों का ज्ञान छिपा है। तो इसका सार क्या है? मुझे लगता है सार यही है कि झारखंड की कला जीवन से अलग नहीं बल्कि जीवन ही है। सही कहा। ये रोजमर्रा की जरूरत भी है और आत्मा की अभिव्यक्ति भी। जैसा कि हमारे एक स्रोत में कहा गया है, ये एक ऐसी जगह है जहां हर रंग एक कहानी कहता है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जीआई टैग जैसी राष्ट्रीय पहचान इन कलाओं के संरक्षण और उन्हें बाजार दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका असली संरक्षण कागजों पर या म्यूजियम में नहीं होता। तो कहाँ होता है? इनका असली संरक्षण तब होता है जब नई पीढ़ी अपने बड़ों से ये हुनर सीखती है और उसे पूरे गर्व के साथ आगे बढ़ाती है। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? जी, इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां युवा बेहतर अवसरों के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं, ये समुदाय यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उनकी ये जीवंत विरासत न केवल जीवित रहे बल्कि और भी समृद्ध हो? इसका जवाब शायद इन कलाओं के भविष्य की दिशा तय करेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।